हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा तो हमने काफ़ी सारी थियोरीज है जो कंप्लीट कर ली थी। हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था हमारा इवोल्यूशन, या कि ओरिजिन कैसे आया है हमारे ह्यूमन राइट्स का, कहाँ से इजाद हुआ है, कहाँ से इवॉल्व होकर आया है। हमने कुछ सेशंस में देखा जहाँ पर हमने देखा है कि हमारा थियोरी जो है जो आया है हमारा ह्यूमन राइट्स का, वो आता है हमारे थियोलॉजी से, हमारे रिलीजन से, नेचुरल लॉ बना था उससे आता है, नेचुरल राइट से आता है। और एक जो हमारा टॉपिक रह गया था बच्चों वो है हमारा UDHR, जो कि काफ़ी डिटेल में है। तो आज हम इस लेक्चर में उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता क्या है और कैसे यहाँ से हमारा ह्यूमन राइट्स जो है वो इवॉल्व होकर बाहर आया है, जिसके ऊपर बहुत बड़े आर्टिकल्स बनाए गए हैं हर एक ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए उनके मद्देनज़र। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस सेशन जो कि UDHR के ऊपर है। हमने पिछले थियोरीज में देखा था, लास्ट हमने थियोरी देखा है बच्चों नेचुरल राइट्स थियोरी। ओके, वो देखने के बाद हमको समझ में आया कि कितने लोगों ने अपना अलग अलग क्या किया है, उसके अंदर बच्चों ओपिनियन दिया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, किस तरीके से मानव अधिकार को दिया जाता है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम मानव अधिकार की बातें करते हैं तब। अब हम देखेंगे UDHR के अंदर जैसे जैसे कुछ पॉजिटिविस्ट लोगों ने थियोरी दी थी। पॉजिटिविस्ट का मतलब वो होता है वो लोग जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं प्लस जेन्युइन नॉलेज जो होता है अपना वो शेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रेगमेटिस्ट। प्रेगमेटिस्ट वो होते हैं जो अपनी थियोरी मैटर ऑफ फैक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर अपनी थियोरीज बेस्ड जो है वो रखते हैं। लास्ट आते हैं हमारे यूटिलिटेरियंस। यूटिलिटेरियंस बच्चों वो होते हैं जो बिलीव करते हैं, किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, मॉरली राइट और रॉन्ग बिहेवियर के ऊपर। जैसे कि अगर कोई चीज़ ऐसी है, ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे हैं, मानव अधिकार की, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बच्चों जो आपको, अगर किसी इंसान को खुशी दे रही होती है तो ऐसे एक्शंस, ऐसे मॉरल बिहेवियर को और बढ़ावा देना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को दुख देते हो, परेशानी देते हो, तो ऐसे मॉरल बिहेवियर को बच्चों हमको हमेशा क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये सारी थियोरीज जो है ऐसी फैक्ट के ऊपर थियोरीज देते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिविस्ट। दूसरे आते हैं प्रेगमेटिस्ट जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। और लास्ट में आते हैं हमारे यूटिलिटेरियंस बच्चों जो कि बात करते हैं मॉरल बिहेवियर के ऊपर, सही और गलत के ऊपर। इसके बेसिस पर वो लोगों ने अपनी थियोरीज क्या की है, फ्रेम की है। Propounded their theories, it was found that all their theories were deficient। यानी कि अब ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से थियोरीज तो दे दी, लेकिन फिर भी देखा गया कि इनकी थियोरी में कोई ना कोई चीज़ की क्या है बच्चों, कमी है। अब जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में नेचुरल राइट्स के अंदर एक रिवाइवल, एक रिवॉल्यूशन जो है वो बच्चों क्या किया गया, देखा गया था। It was found necessary to have an absolute and core postulate for a universal system of rights। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, नेचुरल राइट्स की थियोरी में रिवॉल्यूशन आया, चेंज आया, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आया कि इस थियोरी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसी चीज़ें, ऐसे लॉज, ऐसे राइट्स आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसके लिए? हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए, जो कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन और चेंज जो है वो लेकर आएगी। और इसी के साथ साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी बच्चों वो यूनिवर्सल सिस्टम होगा। यानी कि UN में ही सिर्फ ये ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं होगा, ये हमारे इंडिया में भी होगा, जापान में भी होगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में ये सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। जिससे कि हमको क्या मिलता है, रिकॉग्नाइज दी फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। यानी कि ह्यूमन राइट्स कुछ इस तरीके के होने चाहिए जहाँ लोगों को आज़ादी मिलेगी हर एक चीज़ के लिए। Modern human rights core theory seems to be a reiteration of concepts of natural necessity। तो मॉडर्न जो थियोरी बनी है वो क्या देखी जाती है, क्या है, रीआइटरेशन का मतलब होता है रिपीट है। किस चीज़ का रिपीटेशन है? नेचुरल नेसेसिटी जो है हमारी, नेचुरली जो हमारी नेसेसिटी है, कुदरती जो हमारी नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरतें हैं, उसका क्या है, रीआइटरेशन है, यानी कि रिपीटेड बिहेवियर है। If one adopts certain human rights as norms, one can produce a certain kind of society that is desirable। अब बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे कोई चीज़ को अडॉप्ट करते हो, ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स को, यानी कि नॉर्म्स होते हैं बच्चे हमारे रूल्स या रेगुलेशन जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, जैसे कि बी ऑनेस्ट, अ पर्सन हैज़ टू बी ऑनेस्ट, उसको ईमानदार होना ही चाहिए। तो ये क्या होता है, एक सोशली एक्सेप्टेबल नॉर्म होता है, एक एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे। ओके, तो अगर कोई इंसान ऐसे किसी नॉर्म को, ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई नॉर्म को बनाकर चलता है, मानकर चलता है, तो एक ऐसी सोसाइटी प्रोड्यूस की जा सकती है जो कि डिज़ायरेबल है। यानी हम एक ऐसी सोसाइटी के साथ रह सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में हम रह सकते हैं जो कि हमने एक्सपेक्टेशंस रखी है।
The modified natural rights or co-theories have greatly influenced conventional international human rights theory. तो ये जो modified natural right की theory है, इसकी वजह से क्या हुआ है, conventional यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था हमारा, जो ट्रेडिशनल था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर भी काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन और चेंजेस जो है हमको देखने मिले हैं. किसकी वजह से, मॉडिफाइड नेचुरल राइट्स की वजह से. UDHR, the Universal Declaration of Human Rights, confirms the recognition of this thought as important. अब UDHR इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए, उसने अपना एक कुछ क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है. किसका, डिक्लेरेशन का. ये ओपनिंग स्टेटमेंट बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है, whereas recognition of the inherent dignity. इनहेरेंट डिग्निटी का मतलब यहाँ पर बोला जाता है बच्चों, हर इंसान को, चाहे वो किस तरीके का भी हो, मर्द हो या औरत हो या थर्ड जेंडर हो, काला हो गोरा हो, हाइट उसकी कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, फिज़िकली फिट हो या फिज़िकली अनफिट हो, हर एक इंसान को यहाँ पर बोला जा रहा है, हर इंसान की ज़िंदगी की क्या है, वैल्यू है, हर इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू है. एंड ऑफ द इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स. इक्वल तो हम जानते हैं समानता मिल रही है, इनएलिएनेबल राइट्स यानी कि ये ऐसे राइट्स होते हैं, ऐसे अधिकार होते हैं जो कोई चाहकर भी आपसे अलग नहीं कर सकता है. इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली. ह्यूमन फैमिली के हर एक मेंबर इंसानों के, चाहे वो किस तरीके का भी इंसान हो, क्रिमिनल हो या क्रिमिनल नहीं हो, एक सिविल सर्वेंट हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, किसी भी तरीके का इंसान हो. इंसान तो एक पूरी ह्यूमन फैमिली को बिलोंग करते हैं ना, जैसे एनिमल्स की अपनी एक फैमिली होती है, भले उसमें अलग अलग प्रजाति होगी लेकिन इंसान की एक अपनी फैमिली है. हम अपनी पर्सनल फैमिली की बात नहीं कर रही है. ह्यूमंस को अगर देखा जाए तो वो एक क्रिएचर है. तो ह्यूमन फैमिली की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको ऐसे अधिकार मिलेंगे जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है. और यही चीज़ जो है वो किस चीज़ की नींव है. नींव, फाउंडेशन का मतलब है नींव, बेस. बिल्डिंग बनाने के लिए पहले हमको बेस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ये किस चीज़ की नींव है, फ्रीडम की, यानी कि आज़ादी की, जस्टिस की, इंसाफ की और पीस की पूरी दुनिया में. जब ये ह्यूमन राइट्स इस तरीके से बनाया जाएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा गया है ऐसे ह्यूमन राइट्स होने चाहिए जो इंसान का अधिकार जो है उससे अलग ना कर पाए, इर्रिस्पेक्टिव, हर एक इंसान की जो वैल्यू है, हर एक इंसान की ज़िंदगी की जो है वो वैल्यू है, वो किसी भी ह्यूमन फैमिली को बिलोंग करता होगा लेकिन उसकी ज़िंदगी की वैल्यू है. और यही चीज़ हमारी नींव होगी फ्रीडम की, यानी कि आज़ादी की, जस्टिस की यानी कि इंसाफ की, और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में पीस बनाए रखने की. तो ये है बच्चों हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का ओपनिंग स्टेटमेंट. अब जो थियोरी है नेचुरल राइट्स की, उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था किसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, और उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स को बच्चों अडॉप्ट किया था. अब ये जो है बेसिक नीड है किस चीज़ के लिए, inner urge of man to accept the natural equality of all men that led to revolt in various parts of the world. अब ये जो है बच्चों क्या है, एक इक्वालिटी की बात चल रही होती है तो हर किसी को चाहिए भाई हमको भी इक्वालिटी मिले, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे आप फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंडियन हो, कोई भी हो, हर किसी का हक है किस चीज़ के लिए, इक्वालिटी पाने के लिए. The term natural rights was given up for the phrase the rights of man. अब natural rights जो है ये टर्म जो दिया था किसके लिए दिया था, इसके पहले एक टर्म यूज़ होता था द राइट्स ऑफ मैन, लेकिन ये जो राइट्स ऑफ मैन यूज़ किया गया था तो उसके लिए एक मिसकंसेप्शन हो गया था. अगर हम राइट्स ऑफ मैन बोल रहे हैं, मैन टर्म यूज़ करते हैं, अगर हम मैन टर्म यूज़ करते हैं तो क्या है, सिर्फ मर्दों की बात कर रहा है, यहाँ पर औरतों की बात नहीं हो रही है. इस स्टेटमेंट से, इस फ्रेज से हमको लगता था कि औरतों को एक्सक्लूड किया गया है, औरतों के बारे में यहाँ पर बात हो ही नहीं रही है. द एक्सप्रेशन ह्यूमन राइट्स इज़ अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट. और ये जो ह्यूमन राइट, ये जो फ्रेज, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट है. इट हैज़ बिकम एन एवरीडे यूसेज ओनली सिंस वर्ल्ड वॉर टू. और वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ये हर दिन के लिए यूज़ होने लग गया था. फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1945. तो इसका फाउंडेशन जो है वो 1945 में रखा गया. और UDHR का हमने ओपनिंग स्टेटमेंट देखा और ये भी देखा, इसी के साथ साथ बच्चों इसके जो इफेक्ट हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी देखा गया था, क्योंकि हर जगह मानव अधिकार जो है वो हर कोई चाहता है भाई हमको इक्वल राइट्स मिले. कोई ऐसा है जो चाहेगा हमको राइट्स ना मिले? तो दैट इज द मेजर रीजन व्हाई वी हैव दिस UDHR. द फाउंडिंग ऑफ इट वाज इन द ईयर 1945.
ओके अब हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और उसके प्रियम्बल को यानी उसका जो इंट्रोडक्टरी नोट है और उसके अंदर कुछ 30 आर्टिकल्स है बच्चों जो हमको देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी हम देखेंगे। अब यूडीएचआर जो है वो अडॉप्ट किया था किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। तो हमको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। यूडीएचआर वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया था। कभी 10 दिसंबर 1948 को। कहाँ पर हुआ है ये? एक्सेप्ट पेरिस में अडॉप्ट हुआ है। डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट मिस्टर जॉन पीटर्स हम्फ्रे was the main person to draft the declaration। अब इसका जो डिक्लेरेशन बना है बच्चों उसको ड्राफ्ट करने वाले कौन है? मिस्टर जॉन पीटर्स हम्फ्रे। There were 48 states फेवरिंग द अडॉप्शन ऑफ द यूडीएचआर एंड 8 स्टेट्स एब्सटेन्ड फ्रॉम इट। यानी कि समर्थ जो दे रहे थे, जो इसके साथ में अडॉप्ट करने के लिए जो अपना समर्थन दे रहे थे बच्चों, वो कौन थे? 48 स्टेट्स ऐसे थे जो कि फेवर में थे। बाकी जो 8 है वो क्या कर रहे थे? एब्सटेन, यानी कि अपना किसी तरीके से समर्थन उसमें देना नहीं चाहते थे। किसमें? यूडीएचआर के लिए, जो कि अडॉप्ट हुआ है 10th ऑफ दिसंबर 1948। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। किसने अडॉप्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। और नाम याद रखना है, जिन्होंने इसका डिक्लेरेशन ड्राफ्ट किया है मिस्टर जॉन पीटर्स हम्फ्रे ने इनका डिक्लेरेशन जो है वो उसको क्या किया था? ड्राफ्ट किया था। यानी पूरा डिक्लेरेशन जिन्होंने बनाया है उनको हम बोलते हैं ड्राफ्ट करना। ओके डिक्लेरेशन जो है उसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो हमारा प्रियम्बल है। प्रियम्बल का मतलब होता है बच्चों उसका इंट्रोडक्टरी नोट। प्रियम्बल के साथ साथ आपको कुछ 30 आर्टिकल्स है जो कि देखने मिलेंगे, जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन फ्रीडम्स के ऊपर क्या करते हैं? बातें करते हैं। अब प्रियम्बल जो है उसका 7 पैराग्राफ में बनाया गया है और बाय अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ डिक्लेरेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो किया गया था। किसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था बच्चों? तुम्हारे यूडीएचआर का जो इंट्रोडक्टरी नोट है उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बच्चों किया गया था। Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world। जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है बच्चों कि inherent dignity का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबकी लाइफ की जो है वो वैल्यू है, हर किसी को समानता जो है वो मिलेगी ही। और ये जो समानता हम दे रहे हैं, ये जो इक्वालिटी हम दे रहे हैं, ये ह्यूमन फैमिली के हर एक मेंबर्स को क्या होगी? मिलने वाली है। और उसी के साथ साथ ये नींव होगी किस चीज़ की? फ्रीडम की, जस्टिस की और पीस पूरे दुनिया में इससे बना रहेगा। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो हमको बोलता है whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech, belief, freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people। ओके यहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है बच्चों हमको क्या बोलता है। पहले हम देखेंगे डिसरिगार्ड और कंटेम्प्ट के बारे में। डिसरिगार्ड का मतलब होता है हम अगर ह्यूमन राइट्स को इग्नोर करेंगे, अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर कंटेम्प्ट का मतलब होता है अगर हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, हम मानते हैं कि मानव अधिकार की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कई सारे बार्बरस एक्ट यानी कि ब्रूटल एक्ट यानी कि बहुत ही बुरी चीज़ें हमको उसकी वजह से देखने मिल सकती हैं। आउटरेज द कंसाइंस ऑफ मैनकाइंड। आउटरेज का मतलब होता है यहाँ पर जिसने बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है किसके ऊपर? इंसानों के ऊपर, मानव के ऊपर, जब उसका मानव अधिकार छीना जाता है। एंड द एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड इन विच ह्यूमन बींग्स शैल एन्जॉय। ऐसी दुनिया जहाँ पर, दुनिया एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ बिलीफ, आप किसी भी रिलीजन पे, किसी भी गॉड पे फेथ रखते हो, श्रद्धा रखते हो, वो आपको पूरा राइट है, आपको उस चीज़ के लिए पूरा फ्रीडम जो है वो दिया गया है। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि किसी भी चीज़ का डर जो है उससे आपको आज़ादी मिलनी चाहिए। वांट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज द हाईएस्ट एस्पिरेशन ऑफ द कॉमन पीपल। और ये चीज़ें जो है वो ऐसी है जो हर एक इंसान क्या करता है? डिज़ायर करता है अपनी लाइफ में। Whereas it is essential if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression that human rights should be protected by the rule of law। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या चीज़ ज़रूरी है? It is essential। essential क्या है बच्चों? इफ़ अ मैन इज़ नॉट टू बी कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब बिना किसी इच्छा के उसको फोर्स जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। किस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाना चाहिए बच्चों? टू हैव रिकोर्स। रिकोर्स यानी किसी तरीके का सहारा ढूंढना,
ज़बरदस्ती किसी को अपना सहारा बनाना, या जब हम लास्ट रिसॉर्ट देखते हैं, लास्ट रिसॉर्ट का मतलब होता है आखिरी उम्मीद जो है हमारी, हम उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। टू रिबेलियन अगेंस्ट टायरनी एंड ऑपरेशन। सो यहाँ पर टायरनी एंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें, रिबेलियन यानी कि उसके अपोजिट कंप्लीटली चले जाना, ऑपरेशन करना, ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पर अनफेयर होना। दैट ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लॉ। तो मानव अधिकार जो है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है किस चीज़ की, लॉ की, किस चीज़ की, लॉ की, कानून की। Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations। अब इसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के प्रमोशन के लिए, प्रमोट यानी कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन, तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए बच्चों, ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, यानी आपस में गवर्नमेंट्स को आकर बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स पे अपने नेशंस के रिलेशन जो है वो मेंटेन करने चाहिए। Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights and the dignity and worth of human person and in equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom। अब यहाँ पर बच्चों बोला जा रहा है नेक्स्ट हमको कि पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है हैव इन द चार्टर रीअफर्म देयर फेथ, यानी अपने फेथ के बारे में बात की है जो कि उन्होंने अपने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में बताया है। डिग्निटी के बारे में बात की है जो कि रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। वर्थ यानी कि किसी भी इंसान के लाइफ की वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो। हम यहाँ पर जेंडर बायस नहीं हो सकते हैं जब हम किसी के लाइफ के वैल्यू की बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस होना भी बहुत ज़रूरी है। इंसान का सोशल प्रोग्रेस, सोशली भी, जैसे कि उसको जॉब अच्छा मिले, सारी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, एम्यूनिटीज़ जो है वो उसके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए। किसके साथ में, लार्जर फ्रीडम यानी आज़ादी के साथ में। यानी हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं हो सकता या किसी दूसरे इंसान का इंटरफियरेंस वहाँ पर नहीं होगा। Whereas member states have pledged themselves to achieve in cooperation with the United Nations। अब ये member states कौन से हैं, ये वो 48 states हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया था किस चीज़ के लिए, UDHR के अडॉप्शन के लिए। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी प्लेज लिया कि हम भी अपना समर्थन देने तैयार है, किसको, कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए, किसके साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ में। The promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms। यानी कि इसके साथ साथ वो बोल रहे हैं ये जो UDHR है उसके लिए यूनिवर्सली हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ की रिस्पेक्ट जो है वो करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट करने की बात कौन कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे जो मेंबर स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge। और इसी के साथ साथ हमको बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये जानना और ये समझना क्या कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किस चीज़ के लिए, मानव अधिकार के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए, ये जो प्लेज सारी कंट्रीज़ ने, मेंबर स्टेट्स ने मिलकर लिया है हमारे UN के साथ में। Now therefore the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement। तो इसी के साथ हमको बोला जा रहा है कि ये जो जनरल असेंबली है जिसने प्रोक्लेम किया है, क्या प्रोक्लेम किया है, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट होगा किस चीज़ के लिए, हर उस इंसान के लिए जो किसी भी नेशन को बिलोंग करता होगा, टू द एंड दैट एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के हर एक मानव के लिए होगा और हर एक इंडिविजुअल जो है उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, हमारा UDHR बोलता है ह्यूमन राइट्स सबको मिलना चाहिए। Keeping this declaration constantly in mind shall strive by teaching and education to promote respect for these rights। और इसी के साथ साथ हमको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करने वाले हैं, हम इन चीज़ों को सिखाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे किस चीज़ के लिए, कि लोगों को अपने मानव अधिकार के बारे में पता होना चाहिए, अपनी आज़ादियों के बारे में पता होना चाहिए और अपने प्रोग्रेसिव मेजर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, टू सिक्योर देयर यूनिवर्सल एंड इफेक्टिव रिकॉग्निशन एंड ऑब्जर्वेंस। और वो जहाँ चाहे अपनी जगह, चाहे नेशनली हो इंटरनेशनली हो, बनाकर रख सकता है, बोथ अमंग द पीपल ऑफ मेंबर स्टेट्स देमसेल्फ एंड अमंग द पीपल ऑफ टेरिटरीज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। तो इसी के साथ साथ उनके जुरिस्डिक्शन में या उनकी टेरिटरी में भी जितने लोग आएंगे, मेंबर स्टेट्स भी होंगे, हर किसी के लिए हमारा UDHR जो है वो बच्चों क्या है, वो सबके ही लिए है। ओके अब इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे कुछ आर्टिकल्स, जो कि मैंने आपको कहा 30 आर्टिकल्स है आपके किसके, UDHR के, जो हम 1 by 1 आज देखने वाले हैं।
सबसे पहला आर्टिकल हमको बोलता है कि हर एक इंसान जो है वो पैदा हुआ है फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। फ्री यानी विद फ्रीडम जो है वो पैदा हुआ है, और उसी के साथ साथ उसको डिग्निटी यानी कि रिस्पेक्ट और राइट्स भी जब वो बॉर्न होता है तभी से उसको मिले हैं। तो आपने किसी तरीके के उसको राइट नहीं दिए, जब वो बॉर्न हुआ तब से ही उसको इक्वल राइट्स जो है वो मिल जाते हैं। They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in spirit of brotherhood। और इसी के साथ साथ हर किसी को आपस में भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है। Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा हो, उन सबको ये अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है? जो इस डिक्लेरेशन में बताया गया है, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, चाहे वो किसी भी रेस को बिलोंग करता हो, कलर, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, फर्स्ट मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, लैंग्वेज कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है उसके वो कुछ और हो सकते हैं, नेशनल या सोशल ओरिजिन किसी और कंट्री को बिलोंग कर सकता है, प्रॉपर्टी चाहे उसके पास ज़्यादा हो कम हो, फाइनेंशियल स्टेटस उसका सही ना हो, बर्थ उसने कहीं भी लिया हो, ये सारी चीज़ों को हटा कर भी अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स जो है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। Furthermore, no distinction shall be made on the basis of political, jurisdictional or international status of the country। बावजूद इसके आप उस इंसान का पॉलिटिकल, जुरिस्डिक्शनल या इंटरनेशनल स्टेटस जो है इस कंट्री में या इस कंट्री के बाहर, उसको भी आप ध्यान में नहीं रखोगे, उसके बेसिस पर भी आप बायस्ड नहीं रहोगे। और टेरिटरी टू विच अ पर्सन बिलोंग्स, वेदर इट बी इंडिपेंडेंट, ट्रस्ट, नॉन सेल्फ गवर्निंग और अंडर एनी अदर लिमिटेशन ऑफ सोवरेनिटी। यानी कि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे, इसके बाद भी आप किसी के साथ बायस्ड नहीं हो सकते, आप किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ। हर किसी को हक है किस चीज़ का? ज़िंदगी का, लिबर्टी का, आज़ादी का, एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। और हर इंसान की सुरक्षा जो है वो भी क्या है? उसका अधिकार है कि वो सुरक्षित रहे, वो सेफ रहे। आर्टिकल 4 जो है बच्चों वो हमको बोलता है नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विट्यूड, स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड शैल बी प्रोहिबिटेड इन ऑल फॉर्म्स। यानी मानव अधिकार को जब हम बात करते हैं लाइफ की, लिबर्टी की, फ्रीडम की, तो उसको किसी का गुलाम बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर आदमियों को गुलाम बनाकर रखा जाता है, इंसानों को, तो इन स्लेवरी को क्या होना चाहिए? कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए, बंद करवा देना चाहिए, अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है जो आपको गुलाम बनाकर रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 5, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। किसी भी इंसान को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हो, क्रूअल्टी नहीं दिखा सकते हो उसके साथ, आप उसके साथ जानवरों जैसा सलूक नहीं कर सकते हो, उसे टॉर्चर नहीं कर सकते हो। ये हमारा आर्टिकल 5 है जो हमको राइट देता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 6, एवरीवन हैज़ द राइट टू रिकॉग्निशन एवरीवेयर एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। तो हर इंसान को एज अ राइट ऑफ रिकॉग्निशन मिला है किसके सामने? लॉ के सामने। ओके, आर्टिकल 7 हमको बोलता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हर इंसान जो है लॉ के सामने क्या है? कानून के सामने हर इंसान एक बराबर है, चाहे आप कोई सेलिब्रिटी रहो, चाहे आप कोई पॉलिटिशियन रहो, चाहे आप कोई डॉक्टर हो, लॉयर हो, हर इंसान जो है दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और हर एक इंसान को सेफ्टी प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट आप उसको नहीं कर सकते हो इन द वायलेशन ऑफ दिस डिक्लेरेशन। जो डिक्लेरेशन में बताया गया है कि आप किसी भी ग्राउंड पर किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं कर सकते हो, एंड अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट टू सच डिस्क्रिमिनेशन। और अगर ऐसा कुछ होता है तो कानूनी तौर पर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। आर्टिकल 8 जो है बच्चों वो हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर एक्ट्स वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ। यानी कि हर किसी इंसान को कानूनी तौर पर क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है किस चीज़ का? कि अगर आपका राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उससे रिलेटेड जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, या अपने किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीन रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention और exile। बिना मतलब आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, आप किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते हो।
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. तो आर्टिकल 10 जो है बच्चों वो हमको बता रहा है कि हर किसी को इक्वालिटी जो है वो मिली है फेयर और पब्लिक हियरिंग, यानी कि इंसाफ के साथ अगर उसके ऊपर किसी तरीके का केस चल रहा है कुछ है तो उसके साथ इंसाफ जो है वो होना चाहिए। इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल यानी कि आप उसके साथ पार्शियल नहीं हो सकते हो। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस यानी उसकी ड्यूटी, किसी भी तरीके का क्रिमिनल चार्ज अगर उसके अगेंस्ट हुआ है तो आपको उसके लिए फेयर जो है वो अपना जजमेंट देना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 11(1). Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty। यानी अगर किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोई केस होता है, तो आप उसको तब तक गुनहगार नहीं बोल सकते हो जब तक उसका गुनाह जो है वो साबित ना हुआ हो। According to law, in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense, और उसको पूरा हक है कि वो अपने लिए केस जो है वो लड़वा सकता है या लड़ सकता है, जब तक उसका गुनाह साबित ना हो जाए तब तक उसको हम गिल्टी नहीं बोल सकते हैं। No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national or international law at the time when it was committed। हम किसी को गुनहगार तब तक भी नहीं बोल सकते जब तक नेशनल या इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसको कोई जुर्म का करार ना दिया गया हो। Nor shall a heavier penalty to be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed। और इसी के साथ साथ आप उसके ऊपर कोई पेनल्टी जो है हैवी पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते, यानी उसका जो क्राइम है लेकिन उससे भी ज़्यादा आपने कोई हैवी पेनलाइज उसको करके रखा है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। नो पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सच पेनल्टी। आर्टिकल 12 हमको बोलता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री इंटरफियरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और करस्पॉन्डेंस, नॉट टू अटैक्स अपॉन हिज ऑनर एंड रेप्यूटेशन। एवरीवन हैज़ द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफियरेंस और अटैक्स। यानी किसी भी इंसान को, जो मानव अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर किसी से गुस्सा है, किसी से झगड़ा है, तो आप जाकर उसको, उसकी फैमिली को अटैक करके उसको हार्म जो है वो नहीं कर सकते हो। दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट दी लॉ, और कानून भी ये काम नहीं कर सकता है किसी भी इंसान के साथ में। आर्टिकल 13(1) हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ईच स्टेट। यानी हर किसी को क्या है, आज़ादी मिली है किस चीज़ की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी आसानी से जा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 13(2) हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू लीव एनी कंट्री इंक्लूडिंग हिज ओन एंड टू रिटर्न टू हिज कंट्री। यानी कि आप यहाँ से ट्रैवल करके अपनी कंट्री से बाहर भी जा सकते हो, उसके ऊपर भी किसी तरीके की पाबंदी जो है वो आपको नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव आपके पास अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए अगर आप यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 14 जो हमको बोलता है हर किसी को राइट है किस चीज़ का, टू सीक एंड एंजॉय इन अदर कंट्रीज असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। असाइलम का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है, तो ये आपका हक है कि अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो, किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, उनके ऊपर ये कम्प्लीटली फ़र्ज़ हो जाता है कि उनको क्या करना है। आप क्योंकि किसी और कंट्री को बिलोंग करते हो तो प्रोटेक्शन आपका राइट हो जाता है। This right may not be invoked in case of prosecutions genuinely arising from the non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nation। लेकिन अगर कोई यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट गया हो तो ये जो राइट है वो उसके लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आर्टिकल 15(1) हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी। हर किसी के पास अपनी एक नेशनैलिटी होती है। जब हम किसी तरीके का फॉर्म भरते हैं तो हमको मेंशन करना होता है हमारी नेशनैलिटी, जो हम इंडियन लिखते हैं। तो हर इंसान के पास हक है कि उसको अपनी कंट्री की नेशनैलिटी जो है वो मिले। आर्टिकल 15(2) हमको बोलता है नो वन शैल बी आर्बिट्ररीली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। और इसी के साथ साथ हमको ये भी बोला जा रहा है जैसे कि आपको अपनी नेशनैलिटी जो है आपका राइट है, किसी को हक नहीं है कि कोई आपकी नेशनैलिटी जो है वो आपसे छीन ले या फिर ज़बरदस्ती करके आपको इस देश से बाहर करे। ओके, आर्टिकल 16(1) जो है बच्चों हमको क्या बोलता है, मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज। फुल एज यानी कि जो लीगल एज दी गई है शादी के लिए उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर वो मैच्योर हो जाते हैं, यंग होते हैं। तो मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज विदाउट एनी लिमिटेशन ड्यू टू रेस, नेशनैलिटी और रिलीजन हैव द राइट टू मैरी एंड टू फाउंड अ फैमिली। यानी कि बिना किसी रेस के, रिलीजन के, कास्ट के बीच में आए हुए
एक आदमी और एक औरत अगर एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं आपसी सहमति के साथ में, तो उनका पूरा राइट है कि वो शादी कर सकते हैं। दे आर एंटाइटल टू इक्वल राइट्स एज टू मैरिज ड्यूरिंग मैरिज एंड इट्स डिसोल्यूशन, यानी कि इन दोनों को इक्वल राइट मिलता है शादी करने के लिए। तो कोई भी बीच में विलन आ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है कुछ भी, क्योंकि उनको हक मिला है भाई तुम शादी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 16(2) हमको क्या बोलता है? मैरिज शैल बी एंटर्ड इनटू ओनली विद द फ्री एंड फुल कंसेंट ऑफ द इंटेंडिंग स्पाउसेस। शादी जो करना होता है वो सामने वाले की या दोनों की आपसी सहमति के साथ ही होगा, परमिशन के साथ ही होगा। ना लड़का फोर्स कर सकता है शादी के लिए और ना ही लड़की फोर्स कर सकती है शादी के लिए। तो आपसी सहमति से एक दूसरे की परमिशन के साथ, यानी दोनों पार्टीज अग्री होने चाहिए जब शादी करनी होती है। Family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state। और इसी के साथ साथ समझ लो अगर आपने दूसरी कास्ट या रिलीजन में शादी कर ली, सामने वाले नाराज है आपसे, तो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना भी पूरा हक है। ये भी क्या है? आपका नेचुरल और फंडामेंटल ग्रुप ऑफ सोसाइटी में आता है। एंड इज एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन बाय सोसाइटी एंड द स्टेट, और आपको प्रोटेक्शन मिलना सोसाइटी की तरफ से, स्टेट से मिलना, ये भी आपका अधिकार होता है। बच्चों मैं आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ा रही हूँ जो कि हमारे आर्टिकल्स का हिस्सा है, ठीक है। मैं किसी को शादी करने की एडवाइस नहीं दे रही हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर फोकस मत करना। हाँ, हमारा राइट क्या है एज पर आर्टिकल 16(1), 2 and 3, मैं आपको सिर्फ यही समझा रही हूँ। ओके, मूविंग अहेड विद आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 सबसेक्शन 1 हमको क्या बोलता है? एवरीवन हैज़ द राइट टू ओन प्रॉपर्टी अलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विद अदर्स, यानी कि एज सिटीजन, कोई भी सिटीजन हो उसको हक है कि वो एक प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, खरीद सकता है। या तो सिंगल ओनर बन के आप रह सकते हो, या तो फिर पार्टनरशिप में आप एक घर को खरीद सकते हो। आर्टिकल 17(2) हमको बोलता है नो वन शैल बी आर्बिट्रेरीली डिप्राइव फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। आर्बिट्रेरीली का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके आप किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हो किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 18। Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or believe in teaching, practice, worship and observance। आर्टिकल 18 जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमको रिलीजन के बारे में बोलता है। आप जिस किसी के ऊपर भी बिलीफ रखते हो, फेथ रखते हो, आपको पूरा राइट है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का। और उसी के साथ साथ हमको ये भी बोलता है फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस, रिलीजन जो है वो आपको क्या अधिकार देता है कि आप अपने रिलीजन, अपने बिलीफ को फॉलो करो। या तो आप अकेले फॉलो करना चाहते हो अकेले करो, इन कम्युनिटी के साथ विद इन अ ग्रुप अगर आप फॉलो कर रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पब्लिक कर सकते हो या फिर प्राइवेटली कर सकते हो। अपने रिलीजन को मैनिफेस्ट करते रहो, यानी कि उसकी जो टीचिंग्स है उसको पढ़ते रहो, उसके बारे में समझते रहो, मंत्र पढ़ो, जाप पढ़ो, ये सारी ही चीज़ों में किसी तरीके की मनाही नहीं है। बिलीव इन टीचिंग, प्रैक्टिस, वर्शिप एंड ऑब्जर्वेंस। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहो, आपको अपना रिलीजन चेंज करना हो, आपको अपना बिलीफ चेंज करना हो, तो ये चीज़ का भी राइट आपको आर्टिकल 18 देता है। In case if you wish to change your religion, definitely you all can change as per article 18. Okay. Next that we have is article 19. Article 19 says everyone has the right to freedom of opinion and expression, यानी कि आपके अपने opinions है। If you need to express yourself, if you wish to express yourself, you have got the right as per article 19. This right includes freedom to hold opinions, आपके अपने opinions हो सकते हैं without interference and to seek, बिना किसी के मामलात में interfere किए हुए या किसी और को आपके मामलात में interfere करने का right नहीं है। Receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers। आप इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मीडिया के इंटरफेरेंस के। अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जिसके अंदर 1 दिया है जो हमको बोलता है एवरीवन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन। अगर आप आपस में कहीं पर मिल रहे हो, तो गैदर हो रहे हो, तो पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन का आपको राइट है। नो वन मे बी कंपेल्ड टू बिलोंग टू एन एसोसिएशन फोर्सफुली। यू कैनॉट फोर्स एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन। यू कैनॉट फोर्स एनीवन टू बी अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन। ज़बरदस्ती किसी को अपने ग्रुप का हिस्सा हम नहीं बना सकते, राइट। अगर आपको आना है तो आप अपनी मर्जी से वॉलंटरीली आ सकते हैं। नाउ आर्टिकल 21(1) सेज
Everyone has the right to take part in the government of its country directly or through freely chosen representatives. आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो आप बन सकते हो, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो लड़ सकते हो, इलेक्शन में वोटिंग देने के लिए जाना चाहते हो आप जा सकते हो, तो वो आपको पूरा फ्रीडम है उस चीज़ का. एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ इक्वल एक्सेस, यानी कि पब्लिक सर्विसेज जो भी हमारी कंट्री में है, चाहे कहीं पर पानी पीना हो जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए बना हो, चाहे टॉयलेट्स हो अगर आपको पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है जिसका आपको यूज़ करना है, पब्लिक प्लेसेस है जिसका आपको यूज़ करना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी से जाकर परमिशन लेने की कि आई बिलोंग टू दिस रिलीजन, दिस कास्ट, दिस कल्चर, कैन आई गो टू दिस प्लेस. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट. पब्लिक एक्सेस अगर है तो पब्लिक एक्सेस में हर किसी को बुलाया जा सकता है. कोई भी गार्डन्स में जाना है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं कि दिस इज माय रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, कैन आई गो और नॉट. ऑफ कोर्स पब्लिक एक्सेस है. आर्टिकल जो है आपका कौन सा 21(2) आपको क्या बोलता है, यू हैव इक्वल राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इन दी कंट्री. The will of the person shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equal and free voting procedures. जो voting के procedure होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, freely होने चाहिए and with the will of the person or the people. will का मतलब क्या होता है, willingly लोग सामने से आने चाहिए वोट करने के लिए. Again you all cannot force anyone to come and vote for me. इलेक्शन में आओ मुझे वोट दो, नहीं. सीक्रेट वोटिंग होती है. आपने किसको वोट दिया है वो आपको सबको जाकर बताना नहीं. ओरली आपने बोल दिया, वर्बली बोल दिया, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को बुलाकर बताकर हम वोट कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं और हमको किसी को बताना भी नहीं है. तो दैट इज व्हाट आर्टिकल 21 सब सेक्शन 3 सेज. ओके, नाउ वी हैव आर्टिकल 22 जो हमको बोलता है एवरीवन इज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of the economic, social, cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Okay, अब यहाँ पर बात आ जाती है थोड़ी सी हमारी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर. अगर इन केस किसी तरीके का प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ में, अगर हमारे ऊपर कहीं से फॉर एग्जांपल कोई केस आ जाता है या ऐसी कोई सिचुएशन आ बनती है तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलने का भी राइट है. अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो पूरा हक है आपको जानने का कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है. अगर आपको अपने लॉयर से बात करनी है तो आप वो भी कर सकते हो. तो किसी तरीके की एक बाध्यता जो है आपको बाउंड्रीज जो है वो आपके लिए बनाकर नहीं रख सकते कि नहीं आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो. अरेस्ट किया है तो आपको रीज़न देना होगा वाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, व्हाट आर सर्टेन रीजंस बेस्ड ऑन विच वी हैव अरेस्टेड यू. और इसी तरीके से सिटीजन का भी राइट है कि वो सवाल कर सकता है किसको, अथॉरिटीज़ को, वाई यू आर अरेस्टिंग मी, व्हाट इज द रीज़न. ओके, दैट इज व्हाट आर्टिकल 22 सेज. लेकिन इसके साथ साथ जो डिग्निटी है, जो इज्जत है, वो किसी भी तरीके से आप उस सिटीजन की गिरा नहीं सकते हो. ठीक है, इफ़ यू हैव सर्टेन इश्यूज गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, अप्लाई फॉर योर प्रोसीजर्स, बट दैट डज नॉट मीन कि आप किसी की डिग्निटी को खराब करो. नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 23(1). एवरीवन हैज़ अ राइट टू वर्क. ओके, हर किसी को हक है काम करने का अपनी फ्री चॉइस के साथ में. एम्प्लॉयमेंट जो काम करना चाहे आप कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू कि आपको क्या काम करना है. टू जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क एंड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ताकि हम किसी तरीके का इनजस्टिस फेस ना करें. जस्टिस होना चाहिए काम पर और अनएम्प्लॉयमेंट से हमको प्रोटेक्शन मिल सके. आर्टिकल 23(2) हमको बोलता है एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज़ द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. यहाँ पर याद रखना बच्चों, अगर आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है, अगर आप इक्वली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड भी हो, उसी के साथ साथ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ भी रखते हो, तो आपको किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं किया जा सकता. ना जेंडर के बेसिस पर किया जा सकता है, ना रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, किसी भी बेसिस पर. आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. आपको इक्वल पे मिलने का जो है वो पूरा राइट है, अलॉन्ग विद द इक्वल वर्क. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration. जो भी काम करते हैं उनका हक है कि उनको इंसाफ के साथ में फेवरेबल रेम्यूनरेशन, यानी जो काम करे तो उसकी जो तनख्वाह मिल रही है आपको वो भी सही मिलनी चाहिए. एंश्योरिंग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एंड एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, और उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जितना आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको सही सही कीमत जो है वो अदा करनी होगी. इफ़ नेसेसरी बाय अदर मीन्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन. इसी के साथ साथ आपकी सैलरी का कई सारा हिस्सा होता है, जैसे कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही होती है, आपको इंश्योरेंस मिलता है आपको, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स या फिर आपके बीवी बच्चे कवर हो जाते हैं. तो अगर ऐसा भी कुछ होता है आपके कंपनी की तरफ से तो ये सारे अदर बेनिफिट्स है, सोशल प्रोटेक्शन है जो आपकी कंपनी आपको देती है.
एवरीवन हैज़ अ राइट टू फॉर्म एंड टू ज्वाइन ट्रेड यूनियंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज इंटरेस्ट। और इसी के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियंस होती है फॉर्म, तो आपको राइट है कि आप उन ट्रेड यूनियंस का भी हिस्सा जो है वो बनकर रह सकते हो। दैट इज व्हाट आर्टिकल 23 सेज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल 24 जो हमको बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू रेस्ट एंड लीजर इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे। तो यहाँ पर हमको यह आर्टिकल बोलता है हर किसी को हक है रेस्ट करने का और लीजर यानी कि फ्री टाइम को अपने एंजॉय करने का। जैसे कि आपका संडे है, आप संडे के दिन काम नहीं करते हो, तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू। गो अहेड विथ योर संडे, यू वांट टू रेस्ट, यू नीड टू गो आउट विथ योर फैमिली, जो भी कर रहे हो ये भी आपका राइट है। इंक्लूडिंग रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती है, रीजनेबल लिमिटेशन ऑफ वर्किंग आवर्स। अगर आपका टाइमिंग दिया गया है मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock, तो 6 o'clock के बाद आप क्या करते हो वो आपका लीजर टाइम है। बीच में आपको लंच टाइम मिला है, टी ब्रेक मिला है, वॉशरूम ब्रेक मिला है, तो ये आपके थोड़े से रेस्ट और लीजर टाइम हो जाते हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता है। पीरियोडिक हॉलीडेज विद पे, कई बार ऐसे सारे हॉलीडेज भी होते हैं जो बीच में आते हैं, जैसे कि आप मंथ में 4 संडे आते हैं, चारों के चारों संडे भले आपने छुट्टी लिया हो लेकिन उसका भी पेमेंट जो है वो आपको मिलता है। इसी तरीके से 26 जनवरी आ गई, 15 अगस्त आ गया, ऐसे कोई पीरियोडिक हॉलीडेज आ जाता है बीच में, तो इन दिनों में भी क्या होता है आपको जो है उसका पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 25 जो हमको बोलता है एवरीवन हैज अ राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी आपको राइट है कि आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट मिलना चाहिए। एडिक्वेट यानी कि फेयर इनफ जो है वो मिलना चाहिए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो इसके अंदर इंक्लूड होगा आपका फूड जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ है हमारी, क्लोथिंग है, हाउसिंग है, मेडिकल केयर है, नेसेसरी सोशल सर्विसेज हैं, एंड राइट टू सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी के साथ साथ ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ आपको और क्या चीज़ों का हक है कि सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए जब आप अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हो, जब आप सिकनेस किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, अगर आप विधवा हो तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी चाहिए। यू हैव द right to improve your standard of living. Old age and other lack of livelihood in circumstances beyond his control. ऐसी चीज़ें, ऐसी situations आ जाती है जो हमारे कंट्रोल के क्या होती है, बाहर होती है। Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. So when मदरहुड के टाइम पे और चाइल्डहुड यानी कि आपकी जो बचपन का वक्त होता है और मदरहुड व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, तो उस टाइम पर स्पेशल केयर और असिस्टेंस यानी कि हेल्प उनको मिलनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन वेदर बॉर्न इन और आउट ऑफ वेडलॉक शैल एंजॉय द सेम सोशल प्रोटेक्शन। बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आर्टिकल 25 का जो सबसेक्शन 2 हमको बोलता है कोई भी बच्चा जो जन्मा होगा, चाहे शादी करने के बाद या बिना शादी के भी जन्मा होगा, तो भी उसको ये सारे हक मिलते हैं। सोशल प्रोटेक्शन जो है उसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। आप उनको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि अगर बिना शादी के हो गया तो सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई ताना ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 25 हमको बोलता है ऐसे बच्चों को जो पेरेंट्स के रहते, दोनों पेरेंट के रहते बॉर्न हुए हैं या फिर सिंगल पेरेंट है, शादी ही नहीं हुई है बट स्टिल बच्चा इस दुनिया में आया है, तो डेफिनेटली विदाउट वेडलॉक यानी कि शादी के बिना भी जो बच्चा आया है, आप उसको किसी तरीके के ऐसे टर्म्स नहीं यूज कर सकते हो ऐसे बच्चों के लिए। उनको इक्वल राइट्स ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। Okay, next that we have is Article 26(1) which says everyone has the right to education. Education shall be free at least in the elementary and fundamental stages. हर किसी को पढ़ाई का हक है और इसी के साथ साथ एजुकेशन जो है वो फ्री मिलना चाहिए एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल स्टेजेस एटलीस्ट इतना तो उनको एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन वो कंपलसरी भी कर देना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर उनको दुनियादारी की नॉलेज तो हो। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। अब इसके साथ साथ जो टेक्निकल एजुकेशन होता है जैसे कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, ये टेक्निकल एजुकेशन में आ गया, राइट। तो ऐसी अगर डिग्रीज होती है तो इनको भी अवेलेबल करके देना गवर्नमेंट का काम है। हायर एजुकेशन अवेलेबल करके देना ये भी गवर्नमेंट का काम है। शैल बी इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब ये सारे जो एजुकेशनल फैसिलिटीज टेक्निकल एजुकेशन हम देते हैं, बच्चों ऑफर करते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिजर्विंग कैंडिडेट को ही देना है। कोई नेपोटिज्म बीच में नहीं होना चाहिए। कोई आपका रिश्तेदार है, पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन चलो हमारा कॉलेज है, आओ इसको एडमिशन दे दो, दैट शुड नॉट बी द केस। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली seats will be given to those who are those deserving students who are studying and who are really willing to take up the studies further. Article 26
सेक्शन 2 हमको बोलता है एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है ह्यूमन पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डेवलप करने के लिए जो दिया जाता है, एंड strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. इसी के साथ साथ दोस्ती भाईचारा बनाए रखने के लिए, पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं हमको लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब पढ़े लिखे रहोगे तभी आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे भी और तभी आपके कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। पेरेंट्स हैव अ प्रायर राइट टू चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट शैल बी गिवन टू द चिल्ड्रन। और इसी के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको भी पूरा राइट है कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरीके का एजुकेशन लेवल चुनते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो वी हैव गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस अवेलेबल, आप वहाँ पर उनका एडमिशन करवा सकते हो, लेकिन बच्चों को पढ़ाना कंपलसरी है। एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंपलसरी कर भी देना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन अभी तक कंपलसरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट शुड बी और इट शैल बी मेड कंपल्सरी। ओके, आर्टिकल 27(1) जो है वो हमको बोलता है एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीली पार्टिसिपेट इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी, टू एंजॉय द आर्ट्स एंड टू शेयर इन साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इट्स बेनिफिट। जो भी आपकी कल्चरल लाइफ है, सोसाइटल लाइफ है, उसको पूरी तरीके से एंजॉय करने का आपको राइट है। एवरीवन हैज अ राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल एंड मटेरियल इंटरेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनी साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक प्रोडक्शन ऑफ विच ही इज द ऑथर। अगर किसी बुक के आप ऑथर हो, कोई लिटरेरी वर्क आपने किया है, कोई साइंटिफिक वर्क आपने किया है, तो उसका जो रिजल्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का राइट भी जो है वो आपको मिलता ही है। वो आपका राइट है जो आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इट सेज दैट आर्टिकल 28, everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized। तो आर्टिकल 28 हमको बोलता है everyone is entitled, हर किसी को हक है किस चीज़ का, सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर का, जो कि हमारे राइट्स एंड फ्रीडम्स को आगे रखता होगा। इन दिस डिक्लेरेशन कैन बी फुल्ली रियलाइज, जो इस डिक्लेरेशन में दिया हुआ है वो हमको बोलता है वी आर एंटाइटल्ड टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर दैट वी शुड बी फॉलो इन ऑर्डर टू एंजॉय आवर फ्रीडम। आर्टिकल 29(1) हमको बोलता है एवरीवन हैज ड्यूटीज टू द कम्युनिटी इन विच अलोन द फ्री एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। हर किसी को ड्यूटीज जो है वो अलॉट की गई है अपनी अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो यू हैव द राइट टू फॉलो योर ड्यूटीज अलोन द फ्री एंड द फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज पॉसिबल। जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती हो, ऐसी ड्यूटीज ऐसी राइट्स अगर आपको मिले हैं तो यू नीड टू एंजॉय योर राइट्स एंड ड्यूटीज। देयर इज नो काइंड ऑफ नो इंटरफेरेंस इन बिटवीन। In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law, solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in the democratic society। अच्छा, हमको इतने सारे राइट्स मिल रहे हैं, फ्रीडम्स मिल रहे हैं, हम बड़े खुश तो हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। लेकिन इसी के साथ साथ हमको क्या बोला जा रहा है कि ये जो तुमको राइट्स और फ्रीडम मिलते हैं, जब आप इनको फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक चीज़ जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि इनका कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। ओके, बाय लॉ सोलली फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग ड्यू रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। तो इसी के साथ साथ जब आप अपने राइट्स अपने फ्रीडम्स को एंजॉय कर रहे हो, किसी और के राइट और फ्रीडम को आप हार्म नहीं करोगे, अकेले एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओ, लेकिन किसी और को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी और को हर्ट उससे नहीं होना चाहिए। मीटिंग द जस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोरालिटी। अब इन ये जो छोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं इनको आप ध्यान में रखो, मॉरल प्रिंसिपल्स, पब्लिक ऑर्डर, जनरल वेलफेयर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यानी जो हमारी सोसाइटी है डेमोक्रेटिक है, तो सबके उद्धार के बारे में सोचो, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में मत सोचो जब अपने राइट्स और फ्रीडम्स को एंजॉय कर रहे हो। आर्टिकल 29(3) हमको बोलता है दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स में इन नो केस बी एक्सरसाइज कॉन्ट्ररी, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इन राइट्स के अपोजिट नहीं जा सकते हैं, जो भी पर्पस बनाया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। यानी किसी भी कोई ऐसा कारण देकर आप नहीं बोल सकते हो कि ये रीज़न था इसीलिए मैंने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। नहीं, आपको जो बोला गया है इसमें से वो आपको फॉलो करना ही है। लास्ट आता है हमारा आर्टिकल 30 जो हमको बोलता है नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन मे बी इंटरप्रेटेड एज एम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम्स
set forth herein. So nothing in this declaration may be interpreted. Interpreted का मतलब होता है आप उसका अपना कुछ दूसरा मतलब नहीं निकालेंगे, इनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है इन आर्टिकल्स के अंदर जो बताया गया है आप उसको फॉलो करेंगे। किसी भी तरीके से आप अपने खुद के रीजंस नहीं दे सकते हो, किसी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, और जो अपने राइट्स एंड फ्रीडम्स है या किसी और के राइट्स एंड फ्रीडम्स है उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। तो बस कह दिया है जो कह दिया है, आपको अपनी मनमानी जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। दैट इज व्हाट ऑल दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट कि हर किसी को राइट्स ड्यूटीज फ्रीडम्स मिला है, लेकिन दूसरों के फ्रीडम के कॉस्ट पर बिल्कुल भी आपको गैर जिम्मेदार होकर अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को एंजॉय करते हुए दूसरों को हार्म नहीं करना है। दिस इज व्हाट द राइट एंड द फ्रीडम इन गिवन इन दीज आर्टिकल्स आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी बच्चों काफी इंटरेस्टिंग होगा, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इसी के साथ साथ कई सारे राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, एजुकेशनल, ये सारे ही राइट्स हम करने वाले हैं जो कि हम अपने आगे लेक्चर्स में करते जाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।